हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में फॉरगिवनेस, जो कि प्रो सोशल बिहेवियर का फोर्थ वीडियो है, फोर्थ पार्ट है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ऑल्ट्रुइज्म, ग्रैटिट्यूड एंड एम्पैथी पर, तो आप वो जाके देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फॉरगिवनेस से आप क्या समझते हैं? किसी को माफ़ करना, किसी ने कोई गलती की है, आपके मन में ग्रजेस है, गुस्सा है, रिजेंटमेंट है, माफ़ कर देना किसी को, फॉरगिवनेस। लेकिन साइकोलॉजी में ना इसका एक बहुत डीप सेंस ऑफ मीनिंग है और काफ़ी कॉन्सेप्ट है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, और एक कंप्लीटली न्यू पर्सपेक्टिव मिलने वाला है आपको आज फॉरगिवनेस के बारे में। अकॉर्डिंग टू APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इन्होंने क्या कहा है कि फॉरगिवनेस ना, किसी को माफ़ करना हमारा खुद का डिसीज़न, हमारा खुद का कॉन्शियस डिसीज़न होता है। क्यों? ताकि हम चीज़ों को छोड़ पाएँ, ताकि वी कैन रिलीज़ आवर फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट और वीकनेस टुवर्ड्स समवन जिसने भी हमें हार्म किया हो, हु हैज़ हार्म्ड यू, रिगार्डलेस और वेदर दे डिज़र्व फॉरगिवनेस और नॉट। वो आपकी माफ़ी के लायक है या नहीं, उसको छोड़ के आप उसको माफ़ कर दें और उस फीलिंग को रिलीज़ कर दें, ताकि आपकी खुद की लाइफ अफेक्ट ना हो उस इंसान या उस इंसिडेंट की वजह से। माफ़ करना और भूलना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ हम माफ़ करने की बात कर रहे हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व अनकवरिंग एंड लेटिंग गो ऑफ एंगर विच कैन लीड टू हीलिंग इन वेरियस सिचुएशंस। According to Dr. Robert Enright, forgiveness is the process of uncovering the anger, deciding to forgive, and committing to emotional release and compassion towards the offender. अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो हम 4 टाइप्स पढ़ेंगे यहाँ पे: डिसीजनल, इमोशनल, सेल्फ एंड सोसाइटल और करेक्टिव। डिसीजनल फॉरगिवनेस में ये हमारा खुद का इंटेंशन होता है, हमारा डिसीजन होता है कि हाँ, हम इसे फॉरगिव करेंगे या नहीं करेंगे, एंड किस तरीके से जो ऑफेंडर है उसको हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। इमोशनल फॉरगिवनेस क्या होता है? रिप्लेसिंग नेगेटिव इमोशंस लाइक एंगर और रिजेंटमेंट, जिसके प्रति हमको गुस्सा है और ग्रजेस है, अंदर गिल्टीनेस है, ठीक है, उसको इन सारे नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशन की देखना, एम्पैथी, कंपैशन, लव में चेंज करना खुद के लिए। नेगेटिव फीलिंग जितना इमोशन होगा हम उतना नेगेटिव थिंकिंग करेंगे, इसीलिए इन सबको लेटिंग गो करके हम इमोशनल फॉरगिवनेस में ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने इमोशन रिलीज करेंगे, नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव इमोशन में बदलेंगे। थर्ड वन इज सेल्फ फॉरगिवनेस, फॉर लेटिंग गो ऑफ सेल्फ कंडेमेशन एंड एक्सेप्टिंग वन सेल्फ डिस्पाइट मिस्टेक्स और शॉर्टकमिंग। जो भी हमसे गलतियाँ हुई, हमारी खुद से गलतियाँ, उन सबको एक्सेप्टेंस के साथ अपना के आगे बढ़ना, खुद को माफ़ करना। फोर्थ वन इज इंटरपर्सनल फॉरगिवनेस, that involves resolving grievance between individuals to restore रिलेशनशिप को दोबारा वैसे ही पोजीशन पे, एक उसी लेवल पे आने के लिए, रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए दो लोगों के बीच में एक दूसरे को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। सोसाइटल एंड कलेक्टिव फॉरगिवनेस, राइट, फॉर इट इंक्लूड्स एड्रेसिंग हार्म एंड इनजस्टिस ऑन ए कम्युनिटी और अ सोशल। अब अगर हम थ्योरीज की बात करें, पहला हम पढ़ेंगे एंड्राइड्स फॉरगिवनेस मॉडल, फिर देखेंगे इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, फिर रीच मॉडल जो कि बहुत फेमस है, एंड देन ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल ऑफ फॉरगिवनेस। एंड्राइड्स फॉरगिवनेस मॉडल की बात करें ना, तो इसमें ना कुछ फोकस फेजेस दिए हैं, लाइक अनकवर करना, डिसीजन लेना, वर्क एंड डीपनिंग। ये 4 वर्ड है इसमें, 4 फेजेस: अनकवरिंग, डिसीजन, वर्क, डीपनिंग। यहीं पे याद कर लीजिए, आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4 फेजेस दिए हैं एंड्राइट ने, जो कि फॉरगिवनेस का प्रोसेस मॉडल है। फोकस फेजेस में 4 चीज़ें दी हैं: अनकवरिंग, डिसीजन, वर्क, डीपनिंग। अनकवरिंग, डिसीजन, वर्क, डीपनिंग। जो किस चीज़ पे फोकस करता है? पेन के लिए अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ पेन, डिसीजन मेकिंग एंड फॉस्टरिंग एम्पैथी। दूसरा है वर्थिंगटन्स का रीच मॉडल, REACH। क्या कहता है ये? रिकॉल द हर्ट। अब देखिए इसका मैं ना आप अपनी लाइफ का कोई एग्जाम्पल लीजिए एंड देन उसको कनेक्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया, तो आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं और माफ़ तो बिल्कुल नहीं करना चाहते,
और आपके अंदर वो गुस्सा बहुत सालों से भरा हुआ है जो आपको अब खुद को नुकसान कर रहा है, जो कि बहुत गलत है। किसी और की वजह से खुद को परेशान करना बहुत गलत बात है। तो उस चीज़ को हटाने के लिए उस इंसान को उस सिचुएशन से फॉरगिव, या खुद ने कुछ गलत किया है, आपको गिल्ट है और रिग्रेट है, और खुद को माफ़ करने के लिए आपको क्या करना है? पहला स्टेप, रीच मॉडल में आर, रिकॉल द हर्ट। उस पूरी चीज़ को दोबारा से रिवाइंड कीजिए, रिमाइंड कीजिए, सोचिए कि क्या हर्ट, उस सिचुएशन के बारे में सोचें। उसके बाद आप ऑफेंडर जिसने बुरा किया उसके प्रति थोड़ा एम्पथाइज कीजिए, उसकी फीलिंग्स और उसकी सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए कि हो सकता है उसमें इतना दिमाग नहीं था, उसको पता नहीं था, ऐसा हो सकता है। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, सेकेंड स्टेप इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट अगर ये हो जाए तो फिर बहुत बढ़िया। फिर है ऑल्ट्रुइस्टिकली फॉरगिव, कि ठीक है मैंने तुमको माफ़ किया, एंड कमिट करना फॉरगिवनेस के, कि ऐसे नहीं कि हाँ माफ़ कर दिया लेकिन अभी भी मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ है उसके लिए, नहीं, या अभी भी मैं उसको किसी को पनिश कर रही हूँ या पनिश कर रहा हूँ। आपने एक बार फॉरगिव कर दिया, उसके बाद आप कमिट करेंगे उससे और उस पर होल्ड ऑन करेंगे, दोबारा से उसी सेम साइकिल में नहीं जाएंगे। सो रीच मॉडल हमारा क्या कहता है? आर से रिकॉल द हर्ट, ई से एम्पथाइज टू द विथ द ऑफेंडर, ए से ऑल्ट्रुइस्टिक फॉरगिवनेस, सी से कमिट टू फॉरगिवनेस, एंड एच फॉर होल्ड ऑन टू फॉरगिवनेस। थर्ड मॉडल इज ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल ऑफ फॉरगिवनेस, views forgiveness as transformative experience that alters one's worldview and relationship. Fourth one is evolutionary perspective की बात करें तो it is evolved as a strategy to repair relationships and foster cooperation in social group. टेक्निक्स फॉर कल्टिवेटिंग फॉरगिवनेस की बात करें तो पहला है सीबीटी। सीबीटी में फॉरगिवनेस काफ़ी यूज़ होता है क्योंकि उसमें हमें थॉट्स और फीलिंग्स बदलनी होती हैं, नेगेटिव थिंकिंग बदलनी होती है, अल्ट्रेशन ऑफ थॉट करना होता है, रीस्ट्रक्ट्स थॉट एंड बिलीव्स अराउंड द ऑफेंस। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प कर सकता है, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन होता है, और भी काफ़ी सारे प्रैक्टिसेस है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, राइटिंग योर एक्सप्रेशन encourages एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड गेनिंग पर्सपेक्टिव। एम्पैथी एक्सरसाइजेज हैं काफ़ी सारे विच हेल्प्स टू इंडिविजुअल्स टू सी ऑफेंडर्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो, एंड फॉरगिवनेस इंटरवेंशन लाइक रीच मॉडल का हम यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो मेंटल हेल्थ में काफ़ी काम आएगा, है ना, हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? हम ग्रजेस को हटाएंगे, एक्सेप्टेंस लाएंगे तो हमारा मेंटल हेल्थ ऑफकोर्स बढ़ेगा। अगर हम रोज़ सेम चीज़ सोच रहे हैं और बॉडी को भी बहुत हार्म कर रहे हैं, हम सब आपको पता होगा जब डिप्रेशन होता है तो मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ भी इम्पैक्ट करती है। सो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इंटरपर्सनल रिलेशंस को बढ़ाता है, एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ेंगे तो सोशल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कि चलिए कब तक लड़ेंगे, कब तक वॉर वाली सिचुएशन रहेगी, एक दूसरे को माफ़ करते आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन एंड कम्युनिटी प्रोग्राम्स में इसको सिखाना चाहिए, इसका मैकेनिज़्म बताना चाहिए ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए आगे। अगर हम न्यूरोबायोलॉजी की बात करें तो काफ़ी सारे करंट रिसर्चेस चल रहे हैं और पहले भी रिसर्च स्टडीज़ हुई है जिन्होंने ये बताया कि कुछ स्पेसिफिक ब्रेन रीजन्स हैं जो कि काम आते हैं, जो कि एक्टिवेट होते हैं जब कोई फॉरगिव कर रहा होता है, उस बारे में सोच रहा होता है। क्या क्या एरियाज इन्वॉल्व होते हैं? पहला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि थिंकिंग, परसेप्शन, इन सब में काम आता है। डिसीजन मेकिंग में, मेमोरी में काम आता है। एमिगडाला जो कि इमोशनल रिस्पॉन्सेस, इमोशनल रेगुलेशन एंड सोशल बॉन्डिंग में काम आता है। इंटीरियर सिंगुलर कॉन्टेक्स ये इमोशनल रिस्पॉन्सेस में काम आता है। टेम्पोरल पैराइटल जंक्शन जो कि मॉरल रीजनिंग में काम आता है। न्यूरोकेमिकल्स की बात करें तो 3 चीज़ें हैं। किसी को हम माफ़ करते हैं ना, कॉर्टिसोल लेवल यानी जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम होता है, लव हार्मोन बढ़ता है, फील गुड हार्मोन डोपामिन एंड ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बढ़ती है। यानी these regular practices, forgiveness practices, can rewire neural pathways, promoting long-term emotional resilience. राइट? आई होप आपको समझ में आई होप आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया हो। लाइक करें, कमेंट करके बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आपको नेक्स्ट टॉपिक पे क्या चाहिए। एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाते हैं। आपको कोई डाउट है आप वहाँ पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।